Let me know if you guys can see my screen. जी देख सकते Yes, sir, हैं। we can. Okay. Yeah, sure. Yes, sir. ओके, ये चार्ट राकेश जी ने जो भेजा था, आई थिंक वही वाला खुला हुआ है, मिर्जापुर का बर्थ। अब इसमें क्वेश्चन ये था कि सूर्य और चंद्रमा को खराब क्यों बोला गया है। क्लासिकल में किसी ने चार्ट बनाया और ऐसा बोल दिया। अब इसमें अगर आप प्रिंसिपल अप्लाई करें तो जो लोग थोड़ा इस लेवल पे हैं कि एनालाइज कर लेते हैं, ठीक आप ही लोग स्टार्ट कीजिए। वर्कशॉप का मॉडल भी आपको समझ में आएगा कि वर्कशॉप में हम किस प्रकार करेंगे चीजों को। और मैं तो एनीवे अभी इसके ऊपर 2-4 मिनट में बोल ही दूंगा कि क्या है इसमें। सूर्य और चंद्रमा को यदि हम डेडिकेटेडली बोले कि क्या प्रॉब्लम है सूर्य चंद्रमा के साथ, बताई जाए। सर मून तो ओल्ड एज में है। दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट, एंड सन के जो हाउस, जिस हाउस को लॉर्ड करते हैं वहां पर केतु प्लेस्ड है, इसीलिए सन थोड़ा वीक है अपनी सन के मूल त्रिकोण साइन में केतु प्लेस्ड है, तो उससे सन वीक क्यों हुआ? क्योंकि मेलेफिक है केतु, मतलब दैट इज केतु वन की थिंग, बट उसकी डिग्री वाइज क्या क्लोजनेस है उसकी एमईपी से? नहीं। तो केतु का इंपैक्ट नहीं है यहाँ सूर्य के मूल त्रिकोण हाउस पे। ओके, मार्स ओके मार्स के साथ एफ्लिक्शन है। मार्स भी अफ्लिक्ट नहीं कर रहा सर, मार्स तो फेवरेबल है इस चार्ट में। अब आप देखिए स्टेप बाय स्टेप की जब बात कर रहे थे, स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर लेते हैं। असेंडेंट देखिए क्या है, कैंसर असेंडेंट है, कर्क लगन है। 6, 8 और 12 में देखिए सबसे पहले कि क्या किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है। सर सैटर्न की इस्पेक्ट जा रही है सन पे। यस, अब आप सही बोले हैं जी। शनि में अनफेवरेबल है क्योंकि शनि का मूल त्रिकोण 8वें में पड़ता है। बृहस्पति अनफेवरेबल है, उसका मूल त्रिकोण 6ठे में पड़ता है। 12वें में किसी प्लेनेट का मूल त्रिकोण नहीं पड़ता। बुध की राशि पड़ती है लेकिन बुध का मूल त्रिकोण तो कन्या होता है। तो कैंसर असेंडेंट के लिए बृहस्पति, शनि, राहु और केतु अनफेवरेबल हुए। लगन की डिग्री 15 डिग्री है तो एमईपी दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट ऑफ द हॉरोस्कोप हुआ 15 डिग्री 11 मिनट। कोई भी ग्रह जब 15 डिग्री 11 मिनट के प्लस माइनस 5 डिग्री के हेरफेर में होगा तो वो उस हाउस को इंपैक्ट करेगा। अब यहां पे करीब करीब 14 डिग्री का शनि है जिसकी 10वीं दृष्टि तीसरे घर पे जा रही है और लगन की डिग्री 15 डिग्री है। दैट मीन्स कि ये हाउस ही डिस्ट्रॉय हो गया शनि के द्वारा, जो कि मोस्ट मेलेफिक प्लैनेट है। तो ये 3 ग्रह जिस घर में बैठे हैं, दैट मीन्स द हाउस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ दीज प्लैनेट्स आर अफ्लिक्टेड। वन थिंग, सूर्य के ऊपर भी तो काफी हद तक इंपैक्ट है। चलो सूर्य का ऑर्ब ऑफ एफ्लिक्शन 2 डिग्री होगा, आउट चला गया, लेकिन है इंपैक्ट। लेकिन जिस घर में सूर्य बैठा है वो डिस्ट्रॉयड है। तो सूर्य एक अफ्लिक्टेड हाउस में बैठा है, इसलिए सूर्य, मंगल, बुध तीनों वीक हैं। बुध तो 2 डिग्री का है, इन्फेंसी में है। मंगल कंबस्ट भी है, अफ्लिक्टेड हाउस में है। चंद्रमा 29 डिग्री 29 मिनट ओल्ड एज में, और जिस घर में बैठा है वहां बृहस्पति की अफ्लिक्शन है क्योंकि बृहस्पति भी तो 16 डिग्री का चौथे घर को देख रहा है, 5वीं दृष्टि से परेशानी यहां दे रहा है। ये है प्रॉब्लम इस चार्ट में। अब केवल ये बोल दें क्लासिकल के कॉन्सेप्ट से सूर्य चंद्रमा बुरे ग्रह हैं, वो तो गलत हो जाएगी बात। है तो बेचारे फेवरेबल, लेकिन वो वीकनेस इतनी जबरदस्त है, अफ्लिक्शन इतनी जबरदस्त है कि जिन जिन सिग्निफिकेशंस को वो गवर्न करेंगे पर्टिकुलरली इस चार्ट में, वो सिग्निफिकेशंस लाइफ में नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होंगी और अपनी दशा के अकॉर्डिंग वो एरिया में व्यक्ति परेशानी झेलेगा। ट्रांजिट का इंपैक्ट, वो सब बाद की बातें आती हैं, टाइमिंग निकालना बात। सबसे पहले तो ये कि चैलेंज है किधर चार्ट में। तो प्रॉब्लम बृहस्पति दे रहा है, प्रॉब्लम शनि दे रहा है, इन दोनों की चैरिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और जो प्लैनेट्स वीकनेस लेके हैं उनको स्ट्रेंथन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर केवल नेटल चार्ट में भी अच्छे से फोकस कर लें, अभी तो हमने नवांशा देखा ही नहीं कि नवांश में क्या स्थिति है, क्योंकि वहीं नेटल चार्ट में इतनी वीकनेस है, नवांश में कोई प्लैनेट स्ट्रेंथन हो भी जाएगा तो बेनिफिट नहीं हो। यहां पे देखें डेबिलिटेशन तो किसी प्लैनेट की नहीं है। सूर्य चंद्रमा यहां भी बेचारे 8वें में ही है, तो सूर्य चंद्रमा तो डेफिनेटली वीक है। डिसीजन मेकिंग पावर बहुत वीक होती है ऐसे में लोगों की, डिसीजन लेने में बहुत समय लगता है, कंफ्यूजन ही रहता है ये काम करें कि ना करें। और फिर आई साइट पे भी इंपैक्ट आता है ऐसे में, क्योंकि ल्यूमिनरीज हैं सूर्य चंद्रमा। यहां पर सेकंड हाउस को भी सूर्य रिप्रेजेंट करता है, विच इज राइट आई। असेंडेंट लॉर्ड इटसेल्फ इज प्लेस्ड इन द अफ्लिक्टेड हाउस। 6th हाउस का जो लॉर्ड बृहस्पति है, लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ डिस्प्यूट्स, इज अफ्लिक्टिंग द 4th हाउस। तो ग्रह कले घर में बनी रहती है।
असेंडेंट लॉर्ड वहां पे प्लेस्ड है, खुद वीकनेस में है। तो ये इस तरह से आप धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट हर हाउस की प्लैनेट की सिग्निफिकेशन को एनालाइज करते हुए किस प्लैनेट की क्लोजनेस कहाँ आ रही है, क्या कर सकती है, इसका सिंथेसिस, ये प्रैक्टिस से डेफिनेटली आएगा, लेकिन प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। इस चार्ट में कोई क्वेश्चन? सर इस चार्ट में जुपिटर इज इन 12th एंड ऑल द थ्री मार्स, मर्कुरी एंड सन आर इन द अफ्लिक्टेड हाउस। तो how we rectify this, sir? So moon also is bad, not bad, it is in the old age. How to rectify anything? In this case, person needs to perform the charities for Saturn and Jupiter. Person must always avoid wearing yellow sapphire, blue sapphire. The colors of Saturn and Jupiter must also be avoided. Black, navy blue, yellow, purple must always be avoided. Person must strengthen the ascendant lord, which is moon, by wearing a pearl. Use white, silver, gray colors to the maximum. If possible, strengthen sun, Mars, Mercury as well. Venus भी weak है। प्रॉब्लम यही हो जाता है कि जब मल्टीपल प्लैनेट्स आर इन वीकनेस, हाउ मेनी जेमस्टोन्स कैन वन वियर? तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी रहती है ना ऐसे में। सो बेयर मिनिमम इज असेंडेंट लॉर्ड, अगर वो वीकनेस पे है, बिकॉज एज आई सेड मेनी टाइम्स दैट नो प्लैनेट विल गिव रिजल्ट बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ इट्स असेंडेंट। तो असेंडेंट लॉर्ड को सबसे पहले स्ट्रेंथन करना जरूरी है। अब दशा किसकी चल रही है? आजकल बुध की दशा चल रही है, तो दशा लॉर्ड को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, अंतर दशा लॉर्ड को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इफ नॉट बाय जेम्स, बाय वे ऑफ कलर थेरेपी। बट उससे भी ज्यादा इंपैक्ट होगा बृहस्पति और शनि की चैरिटीज करने से, क्योंकि ये दोनों ही यहां पर अफ्लिक्शन दे रहे हैं इस चार्ट। राहु केतु की अगर बात करें, राहु केतु से यहां नेटल चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांजिट से आ सकती है, वो अलग मैटर है। बट अगर केवल और केवल नेटल चार्ट की बात करें, नेटल चार्ट में जुपिटर और सैटर्न ने मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है, जिसको टेक केयर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो, और ऊपर से दोनों खुद बैडली प्लेस्ड हैं, एक छठे में एक 12वें में। ओके, इसलिए हम उसको नेगेटिव बोल रहे हैं, और दूसरे रीजन भी हैं जुपिटर को एफ्लिक्टेड बोलने के। क्या क्वेश्चन था? आवाज बिल्कुल नहीं आई। सो आई वाज आस्किंग, एक तो जुपिटर 12th हाउस में प्लेस्ड है, यस, व्हाट इज द अदर रीजन फॉर अस टू कॉल इट वेरी नेगेटिव? क्योंकि एमईपी के बहुत पास है। यस, बिकॉज इट इज वेरी क्लोजर टू एमईपी, इट इज अफ्लिक्टिंग 12th हाउस, इट इज अफ्लिक्टिंग 4th house by its 5th aspect, it is afflicting 8th house also. Let me try to show it with the help of markers if I can. क्योंकि जब 12वें में प्लेस्ड हुआ बृहस्पति की एस्पेक्ट क्या होते हैं? 5, 7, 9। छठे को, अपने घर को भी एफ्लिक्ट करेगा इस केस में। जनरली प्लैनेट अपने मूल त्रिकोण को एफ्लिक्ट नहीं करता, पर इस केस में कर लेगा। जस्ट अ मिनट भाई, जुपिटर का 5वां एस्पेक्ट कहां गया? चौथे घर पे। ये होंगे ना जुपिटर के एस्पेक्ट यहां से, और 15 डिग्री हमारी एमईपी है, और जुपिटर कितने का है? 16 डिग्री का। तो ये डेफिनेटली इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो इसमें जुपिटर के जो 16.08 डिग्री प्लस एंड माइनस 5 डिग्री देखा जाएगा, या 15 पॉइंट एसेंडेंट जो है वो 15.11? सर दोनों चीजें देखेंगे ना, कि जैसे इसको इस प्रकार समझिए, 15 डिग्री का आपका असेंडेंट है, तो उस 15 डिग्री का मतलब है कि कोई भी प्लेनेट 10 डिग्री से 20 डिग्री की रेंज में अगर प्लेस्ड हो तो वो एमईपी पे इंपैक्ट डाल सकता है, पहली चीज। अब 10 और 20 के बीच में जुपिटर है कि नहीं? 16 डिग्री का है, डेफिनेटली है, बल्कि 1 डिग्री के डिफरेंस पे है, तो इसका इंपैक्ट तो होगा ना। नहीं, इससे हो गया। इन केस अगर ये जुपिटर अगर मान लीजिए 25 पे होता, देन हम क्या 25 प्लस एंड माइनस 5 डिग्री देखते हैं, या नहीं, किस पर इंपैक्ट आ रहा है? आपकी एमईपी 15 डिग्री है ना, तो 15 डिग्री के प्लस माइनस 5 डिग्री पे किसी प्लेनेट का इंपैक्ट आएगा। जुपिटर यहाँ पे अगर 25 डिग्री का होता तो वो एमईपी अफ्लिक्शन नहीं देता, ओके, क्योंकि लगन की डिग्री 15 है। अब यहाँ पे प्लेनेट के, ये तो एमईपी के ऊपर इंपैक्ट आ गया, प्लेनेट के ऊपर कैसे देखेंगे? शनि यहाँ पे 14 डिग्री के आसपास है और सामने बृहस्पति है, तो दोनों एक दूसरे को भी अफ्लिक्ट कर रहे हैं। इस केस में सैटर्न एंड जुपिटर आर अफ्लिक्टिंग एज वेल एज अफ्लिक्टेड प्लैनेट। ये डिफरेंस
काफी हद तक समझाया था। इसमें इसको समझना बड़ा जरूरी होता है कि अफ्लिक्ट कर कौन रहा है और हो कौन रहा है। यहाँ पे दोनों कर भी रहे हैं और हो भी रहे हैं। बड़ा यूनिक सा एग्जांपल निकल आया बाई चांस ये। तो प्रॉब्लम तो है इस चार्ट में सर लेकिन जैसे जुपिटर रूल कर रहा है डिस्प्यूट, मतलब 6th हाउस को, जिसमें डिस्प्यूट और ये सब डेप्थ वगैरह आते हैं, और वो प्लेस्ड है 12th हाउस में, ठीक है, और वो एस्पेक्ट डाल रहा है 4th 6th और 8th हाउस पे। तो उसका इम्पैक्ट अगर हम देखें जुपिटर का 4th हाउस पे जो इम्पैक्ट डालेगा, मतलब क्या लॉस देगा, क्या नुकसान? क्योंकि 4th हाउस के सिग्निफिकेशंस अगर जी हम देखें, एसेट्स को गवर्न करता है, एजुकेशन को गवर्न करता है, डोमेस्टिक हार्मनी को गवर्न करता है, प्रॉपर्टी मैटर्स को गवर्न करता है। तो इन सारे मैटर्स में डिस्प्यूट होने के चांसेस, क्योंकि डिस्प्यूट का लॉर्ड एफ्लिक्शन दे रहा है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आ सकती है, घर में कलह हो सकती है। 8वें घर को एफ्लिक्शन दे रहा है तो कंटिन्यूटी ऑफ मैरिज क्वेश्चनेबल हो जाएगी ऐसे केस में। ओके इनहेरिटेंस मैटर्स क्वेश्चनेबल हो जाएंगे। ठीक है सर, आप हर हाउस के सिग्निफिकेशन को पकड़ के फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके जी।